नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, जो हमने कल बातें की थी वो एक कोष्ठका के घनत्व के बारे में बातें की थी, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए थे, होमवर्क भी दिया था। स्टूडेंट, आज जो हम बातें करेंगे वो संकुलन क्षमता के बारे में बात करेंगे। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पहले ही बता दिया है मैंने कि एससीसी में जो कणों का योगदान होता है, एक कणों का योगदान होता है। कितने कणों का योगदान होता है? एक कणों का योगदान होता है। एफसीसी में कितने कणों का योगदान होता है? 4 कणों का योगदान होता है, आपको सिखा दिया है। और बीसीसी में कितने कणों का योगदान होता है? 2 कणों का योगदान होता है। और हमने ये भी कहा था कि कणों को ठोस गोले मान सकते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट, हम की पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, संकुलन क्षमता की बातें करें। संकुलन क्षमता जो होती है इनकी मैंने लिखाई थी, जब पढ़ाया था मैंने इस टॉपिक को, इनके बारे में परिभाषा दी थी। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो लिखवाई थी 52.4% लिखवाई थी। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी लिखवाई थी वो लिखवाई थी 74%। इसकी लिखवाई थी लगभग 68%। क्लियर? वो स्टूडेंट आज समझेंगे कि 68% कैसे आई, 74% क्या है और ये कैसे आई, 52.4% ये कैसे आई। स्टूडेंट, अब बातें करते हैं संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, संकुलन क्षमता क्या है। स्टूडेंट जरा सुने, कृष्णजालक में जो अवयवी कण हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कृष्णजालक में जो अवयवी कण हैं वह कृष्णजालक का कितना भाग घेरते हैं, वह उसकी क्या कहलाई जाती है? संकुलन क्षमता कहलाई जाती है। मैंने क्या बोला? किसी कृष्णजालक में जो अवयवी कण हैं, जो मैंने ठोस गोले माने थे, वह उस क्रिस्टल का कितना आयतन घेरती है, वह उसकी संकुलन क्षमता कही जाती है। अगर मैं एकक कोशिका की बात करूं तो एकक कोशिका में जो उपस्थित जो कण हैं वह एकक कोशिका का कितना आयतन घेरते हैं, वह उसकी क्या कही जाती है? संकुलन क्षमता कही जाती है। संकुलन क्षमता अगर हम एकक कोशिका के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो संकुलन क्षमता बराबर कुल जो गोले हैं, कुल गोले का आयतन, यानी कुल गोले कितना आयतन घेर रहे हैं, कुल गोले का आयतन और एकक कोशिका का आयतन है। एकक कोशिका का आयतन। और यदि हम परसेंट व्यक्त करेंगे तो गुणा कैसे करेंगे? 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? संकुलन क्षमता परसेंट अगर हमें ज्ञात करनी है तो कुल गोलों का आयतन निकल जाए और कुछ कुल गोलों का आयतन निकल जाए और नीचे क्या हो? एकक कोशिका का आयतन और गुणा में क्या हो? 100। क्लियर? तो एक संकुलन क्षमता परसेंट हम निकाल सकते हैं। जरा समझे, सबसे पहले बात करते हैं सरल एकक कोशिका की। सरल एकक कोशिका की संकुलन क्षमता सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, तो उसके बाद अन्य संकुलन क्षमता यानी एससीसी में। क्लियर? एससीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है? 52.4 के समथिंग आती है। जरा समझे, हम सरल एकक कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। सरल एकक कोशिका किसे कहते हैं? कि जिसमें अभी जो कण होते हैं किस पे होते हैं? केवल कोणों पर होते हैं ना। मैंने ये तो परिभाषा बताई थी कि केवल किस पे होते हैं? अवयवी कण केवल कोणों पर होते हैं। अवयवी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? केवल कोणों पर होते हैं। क्लियर? स्टूडेंट, मैंने ये समझाने के लिए जरा गोले दूर दूर माने थे, ये वास्तव में क्या होते हैं? एक दूसरे को स्पर्श करे हुए होते हैं। क्लियर? तो इस व्यवस्था को हम इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। जरा समझे कि ये जो चारों गोले हैं, ये जो चारों गोले हैं आपस में स्पर्श करे हुए, जरा इस तरीके से जरा समझे। ये एक कण है, इसके नीचे दूसरा कण है, इसको स्पर्श किया हुआ है। उसके बाद तीसरा कण है और एक लास्ट ये फोर्थ कण है। क्लियर? इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है ये क्या बनाएगा? क्यूबिक सेल बनाएगा। क्लियर? चारों गोले स्पर्श करे हुए हैं। स्टूडेंट, अब इनके हम केंद्र की मिला दिया जाए। मान लीजिए ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र और ये इसका केंद्र और ये इसका केंद्र है। अगर हम इसके केंद्र को मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होगी? ये यूनिट्स, ये क्यूबिक सेल की क्या प्राप्त होगी? कोर प्राप्त होगी। ये क्या है? कोर है। ये कहां से आए? इन दोनों केंद्रों को मिलाने पर। स्टूडेंट, में इस गोले की त्रिज्या को यदि यहाँ आर मानूं, गोले की त्रिज्या को क्या मानूं? आर, और कोर की लंबाई को मैं क्या मानूं? कोर की जो लंबाई है मैं उसे क्या कहूंगा? ए, और गोले की यानी जो कण है गोले की त्रिज्या को क्या बोलूंगा मैं? यहाँ पर आर।
क्लियर। गोले की त्रिज्या r, कोर की लंबाई a। तो मुझे बताइए स्टूडेंट कि यहाँ पर कोर की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यानी r तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या हो गई इसकी गोले की, r ये भी त्रिज्या हो गई। क्लियर। तो मुझे बताइए जो कोर की लंबाई है इसकी, ये इसकी कोर की लंबाई कितनी हो जाएगी, r प्लस r। जो कोर की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू द 2r। क्लियर। मैंने क्या बोला, r तो ये हो गई, r इसकी ये हो गई, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई, कोर की लंबाई कितनी हो गई, a इक्वल टू द 2r। तो ध्यान रखना SCC में जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, a/2। क्लियर। SCC में जो रेडियस निकाले हम वो कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू द a/2। अब जरा समझे, मैं सबसे पहले किसका आयतन कैसे निकालूंगा, गोले का आयतन निकालूंगा, फिर एक कोष्ठका का आयतन निकालूंगा, या पहले एक कोष्ठका का आयतन निकाल लें फिर गोले का आयतन निकाल लें। जरा समझो, एक कोष्ठका का जो आयतन है, कैसी एक कोष्ठका घनी है, एक कोष्ठका का आयतन हम जानते हैं किसी घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 या कोर की पावर 3। तो कोर कितने यहाँ पे मैंने जो मानी थी a है, a की पावर q, और a का मान कितना है 2r, a का मान कितना है 2r। तो ये कितना आ जाएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो 8r की q, एंड 2 की मल्टीप्लाई कई बार करोगे 3 टाइम्स करोगे, ठीक है। तो यहाँ हमने एक कोष्ठका का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करा, कोण निकाली, कोण निकालने के बाद हमने क्या निकाला, आयतन निकाला। अब बात करते हैं, एक कोष्ठका का आयतन निकाल लिया, अब निकालते हैं कुल गोलों का आयतन। स्टूडेंट मुझे ये बताइए SCC में कै गोलों का योगदान होता है, बताओ। केवल कै कणों का योगदान होता है, एक कणों का योगदान होता है, केवल एक गोले का, गोले कह दे या कण कह दे, गोले या कण का योगदान होता है, एक गोले एक कण का योगदान होता है। क्लियर। तो मुझे ये बताइए कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन कितना होगा, एक गोले का आयतन, जो एक ही तो है इसमें, तो एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन आपने पढ़ा है 4/3 पाई r की क्यू, पढ़ा है ना, पढ़ा आपने ये गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r की क्यू। जरा वैल्यू पुट करेंगे, अतः संकुलन क्षमता कितनी होगी, संकुलन क्षमता बराबर एक कुल गोलों का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r की क्यू अपॉन एक कोष्ठका का जो आयतन है वो कितना आया था 8r की क्यू और मल्टीप्लाई में कौन 100। क्लियर। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे, r से तो r कैंसिल हो गई, 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 50 बार, तो ये आ जाएगा 50/3 और मल्टीप्लाई में कौन पाई, पाई की वैल्यू रखोगे आप 50/3 22/7, आप इसे मल्टीप्लाई करके इससे 21 से डिवाइड दोगे तो ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 52.4%। निकाल लोगे स्टूडेंट, इसकी जो पैकिंग फैंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 52.4। स्टूडेंट अभी सीखा था आपने सरल के घनी कोष्ठका में संकुलन क्षमता निकाली थी, अब जो सीखेंगे फलक केंद्रीय घनी एक कोष्ठका में संकुलन क्षमता कितनी आती है स्टूडेंट निकल के इसकी 74%। जरा समझेंगे, फलक केंद्रित घनी कोष्ठका में आपने देखा था कि कोनों के अलावा जो परमाणु होते हैं, जो कण होते हैं वो किस पर होते हैं, फलकों के मध्य बिंदु पर। क्लियर। जरा देखेंगे इसमें फलकों के मध्य बिंदु पर भी होते हैं, ये 8 कोनों पे हो गए, ये किस पे हो गए 8 कोनों पे हो गए, और इसमें ये फलकों के किस पे होते हैं मध्य बिंदु पर। क्लियर। ये आपने सीखा था, पढ़ चुके हो। स्टूडेंट इस फिगर को हम समझने के लिए इस प्रकार बना सकते हैं कि यहाँ जो कोरों पर जो परमाणु है, जो कण है वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, ध्यान रखना, कोरों पर जो परमाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, कोरों के अलावा जो बीच में जो परमाणु है तीनों आपस में स्पर्श करते हैं। इस फिगर को हम जरा ऐसे बनाएंगे, ये कोर का परमाणु हो गया, कण हो गया, ये फलक के मध्य बिंदु का हो गया, ये किसका हो गया फलक के मध्य बिंदु का हो गया, ये दूसरे इस कोने का हो गया। क्लियर। ये आपस में स्पर्श नहीं करते, ये इस तरीका से स्पर्श करे हुए होते हैं, ये एक कण यहां हो जाएगा जो इसे स्पर्श करता हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, ये इस तरीका से इसका अरेंजमेंट होता है।
अब इसमें हम जो निकालेंगे कोर की लंबाई निकालेंगे और कोर और रेडियस की बात करेंगे। स्टूडेंट्स ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र है। मैंने जो गोले की जो त्रिज्या मानी थी r मानी थी, यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस हो गई वो r हो गई, यहां से लेके यहां तक की भी r हो गई, ये भी क्या होगी r होगी, ये भी क्या होगी r होगी। क्लियर? तो स्टूडेंट मुझे बता पाओगे ये टोटल जो लेंथ हो गई, ये टोटल जो हो गई वो कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक की कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक मैंने मान लिया c कह दिया, पूरी लेंथ को क्या कह दिया मैंने c, नाम दे दिया a b और इसे क्या कह दिया स्मॉल c। यानी c जो होगी वो कितनी होगी स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, यानी कितनी r हो गई 4। क्लियर? मैंने सबसे पहले क्या निकाली स्मॉल c निकाली और फिर क्या निकालेंगे आगे कोर की लंबाई निकालेंगे। जरा स्टूडेंट इनके केंद्रों को मिला दिया जाए, इनके केंद्रों को आपस में क्या कर दिया जाए मिला दिया जाए। क्लियर? अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कोर की लंबाई निकालेंगे। इस यहां से लेकर यहां तक की क्या कही जाती है कोर की लंबाई a कही जाती है, आपने सीखा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी क्या होगी कोर की लंबाई होगी, जो घर में सब कोरें बराबर होती हैं। मैंने देखा ये जो लेंथ हो गई r प्लस आर प्लस आर प्लस कितनी हो गई 4r। मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं कैपिटल, इस केंद्र को नाम दे दूं c, तो मुझे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें, ये 90 का हो गया। इसमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये a, ये c कैपिटल C और ये b स्मॉल c इसे कहा है मैंने। ये कोर की लंबाई a हो गई तो ये भी कोर की लंबाई क्या हो गई a, ये भी a ये भी है। क्लियर? ये a हो जाएगी कोर की लंबाई, ये a हो जाएगी, लेकिन ये क्या होगा विकर्ण होगा। क्लियर? ये स्मॉल r ये स्मॉल r से हमने नाम दिया है c से। जरा पाइथागोरस प्रमेय को अलाउ करेंगे यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से किसमें ट्राइंगल ACB में। क्लियर? जरा समझें पाइथागोरस प्रमेय पढ़िए आपने, क्या होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है यहाँ पे AB का वर्ग बराबर किसके हो गया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर? यहाँ कर्ण कौन है स्मॉल c का वर्ग, AC कितनी है AC कितनी है a और BC भी कितनी है a, तो c उसके बराबर कितना आ जाएगा 2a उसके। c हमने निकाल चुके हैं, निकाली है, तो c कितनी है 4r, c की वैल्यू धर दी यहाँ पर, तो ये 2a स्क्वायर हो गया। क्लियर? ये आ जाएगा उसका उस 16 का 16r स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, ये 8 टाइम्स, तो जो a जो निकल के आए वो कितनी आ जाएगी यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू द 8r स्क्वायर, तो a जो होगी वो कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट 8r स्क्वायर। क्लियर? या इस तरीका से समझ सकते हैं a जो हो जाएगी r का तो उसका रूट निकल जाएगा, लेकिन 8 का क्या होगा 2 वर्गमूल 2। क्लियर? ए जो निकाली कोर की जो लेंथ आई वो कितनी आई a बराबर जो आई 2 वर्गमूल 2 आई। क्लियर? अब जरा इसके आयतन की बात कर लेते हैं। एक कोष्ठका के आयतन, एक कोष्ठका का आयतन, एक कोष्ठका का आयतन कैसी है एक कोष्ठका घनीय, घनीय कोष्ठका का आयतन, घन का क्या आयतन होता है कोर की घात 3 या भुजा की घात 3, तो यहाँ पे a का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 2√2r की होल पावर क्यू। क्लियर? 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करोगे 8, √2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करोगे 2√2, आप जानते हो 2√2 की मल्टीप्लाई क्या बात करोगे 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 2√2 और मल्टीप्लाई में r की क्यू, तो कितना आ जाएगा 16√2r की क्यू। ये तो निकाल लिया एक घनीय एक कोष्ठका का आयतन। अब मुझे ये पहले से मालूम है, आपको मैंने सिखाया था कि FCC में जो कुल कणों का योगदान होता है, FCC में कितने कणों का योगदान होता है 4 कणों का योगदान होता है। कितने कणों का योगदान होता है 4 कणों का योगदान होता है, मैंने सिखाया था पहले। तब गोलों का कुल आयतन कितना हो जाएगा, गोलों का कुल आयतन, गोलों का जो कुल आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 गुणा एक गोले का आयतन, 4 गुणा जो 4 कण है और एक गोले का आयतन लगा देंगे पीछे, तो ये आ जाएगा 4 गुणा एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। स्टूडेंट अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगी इसमें रखेंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या है पैकिंग इफिशिएंसी परसेंट आई, वो एक कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन भी निकाला है मैंने 4, चूंकि 4 कणों का योगदान होता है इसलिए 4 की मल्टीप्लाई की थी मैंने,
और फिर उसके बाद एक कोष्ठक का एक घनी कोष्ठका का आयतन, एक घनी कोष्ठका का आयतन मैंने निकाला था, ये रहा, और मल्टीप्लाई में कौन 100, 4 4 16, 16 से 16 कैंसिल हो गई, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, पाई आर क्यू से आर क्यू का कट गई, √2, और यहाँ कौन बचा 3 इंटू 100, पाई की वैल्यू रखोगे आप 3.14 रख देना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग कितनी आएगी 74%, क्लियर, 74%। स्टूडेंट ये किसके द्वारा घेरा गया भाग है, गोलों के द्वारा घेरा गया भाग, गोलों के द्वारा घेरा गया भाग। अब मैं आपसे पूछूं कि रिक्त स्थान कितना होगा क्वेश्चन में, क्या पूछूं रिक्त स्थान कितना होगा क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे 100 में से क्या कर दो सर, क्या घटा दो 74%, तो कितना रिक्त स्थान है उसके अंदर, कितना रिक्तियां हैं 26%, और गोलों के द्वारा घेरा गया भाग कितना है 74%। मैं पूछ सकता हूं, ध्यान रखना, ऐसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या निकल के आया था 52%, तो गोलों के द्वारा घेरा हुआ भाग था, और जो उसमें से 100 में से माइनस कर दोगे वो किसके द्वारा बचा हुआ भाग होगा, रिक्तियों के द्वारा घेरा गया भाग, या रिक्ति होंगी, कितने परसेंट रिक्त स्थान होगा इसमें से घटा देना, क्लियर। अब जो बातें करते हैं अंत्यकाय घनी एक कोष्ठका के बारे में बातें करते हैं, जरा वो समझेंगे। अब किसके बारे में बात करेंगे, अंत्यकाय एक कोष्ठका के बारे में बात करेंगे, जरा वो समझिए। नंबर 3 आता है अंत्यकाय, बॉडी सेंटर्ड, अंत्यकाय एकक घनीय कोष्ठका, एकक घनीय कोष्ठका, इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है 68% के आसपास आती है। जरा समझिए ये बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, इसे जरा मन से समझना, अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है समझना। ये हमारे पास कोई बीसीसी संरचना का कोई एक घनीय कोष्ठका है, इसमें क्या होता है 8 कोनों के अलावा किस पे होता है, एक बॉडी के सेंटर में होता है, किस में होता है, एक बॉडी के सेंटर में होता है। मैंने मान लिया बॉडी के सेंटर में, ये कह दिया बॉडी के सेंटर में ये है, क्लियर, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, और ये इसका केंद्र हो गया। अब स्टूडेंट हमें सबसे पहले गोले के आयतन निकालने के लिए और एक कोष्ठका के आयतन निकालने के लिए, हमें एक कोष्ठका का जो आयतन है उससे निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, कोर मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, कोर। हम कोर के लिए ऐसा कुछ करेंगे, जरा सोचें, जरा समझेंगे। मैंने कह दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान रखना घन में जो होती है प्रत्येक साइड कितने की होती है 90, प्रत्येक साइड का जो बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है, ये इधर वाई लेंथ, ये इधर वाई लेंथ, तो ये कितने एंगल इनके बीच में 90 हो गया, क्लियर। अब स्टूडेंट इसमें समझेंगे हम, इस कोर को हमने नाम दे दिया ए, ये कोर की लंबाई कितनी हो गई ए, तो ये भी ए होगी। स्टूडेंट आप जानते हो घर में कोरें कैसे होती है, बराबर होती है। अब मैं इससे भी बात करूं तो ये भी कितनी होगी, स्मॉल ए, क्लियर। अब स्टूडेंट इसको यहाँ इससे मिला दिया जाए, किससे मिला दिया जाए, इससे, इनके केंद्रों को मिला दिया जाए, इसका नाम दे दूं मैं ए, इसका नाम दे दूं बी, क्लियर। मैंने इसके केंद्रों को मिला दिया तो मुझे कुछ इस टाइप की संरचना प्राप्त होगी। ये अभी आपने सीखा था, समझा था, यानी ये तो कोने वाला कण हो गया, ये कौन होगा, ये इसके बाद कौन हो गया, ये आपस में स्पर्श करे हुए होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, स्पर्श करे हुए। आपने पिछला ही सीखा एफसीसी में, बिल्कुल एफसीसी की तरह ही इसका मान निकालेंगे। क्लियर, ये तीनों गोले आपस में कैसे होते हैं, स्पर्श किए होते हैं, क्योंकि 3D का पार्ट है लेकिन हम 2D में समझा रहे हैं, इसलिए आपको शो नहीं कर पा रहे, क्लियर। मैंने पहले ही कहा था कुछ चीजें इमेजिन करनी होती हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की आर हो गई, तो ये भी क्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की आर, ये भी क्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की आर, और ये भी क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की आर। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ए भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी, मैं इसका नाम दे दूं सी, इसका नाम क्या दे दूं सी। ए से लेके कहाँ तक की, सी तक की, ए से लेके बी तक की, इसका नाम दे दिया मैंने सी। तो सी यहाँ जो होगी वो कितनी हो गई, आर प्लस आर कितनी हो गई, 4r। ध्यान रखना स्टूडेंट, सी जो हो गई वो कितनी हो गई, 4r। उसके बाद स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना, इनकी जो कोर निकल के आएंगी मैं बताऊंगा अभी, इनकी कोरों को भी याद रखना कि एससीसी में जो कोर की जो लेंथ आती है, कोर की जो लंबाई आती है वो कितनी आती है, ए इक्वल टू द कितनी आई थी 2r। एफसीसी में कोर की जो लंबाई है वो कितनी आई थी निकल के 2√2r, क्लियर। अभी हम बीसीसी की बातें करेंगे, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम देती है स्टूडेंट, इन्हें ध्यान रखना है, फिर नोट कर लेना चाहे
तो ए इक्वल टू जो निकल के आएगी बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने सी निकाल ली। अब स्टूडेंट जरा फिगर को ध्यान से समझेंगे। मैंने इसको इससे मिला दिया, ऐसा कर क्यों रहा हूं मैं, मुझे कोर निकालनी है। क्या निकालनी है, कोर। तो मैंने इसको नाम दे दिया बी। क्या नाम दे दिया, बी। ये 90 एंगल है, तो 90 एंगल के सामने की जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कर्ण कहते हैं। जरा समझेंगे, इस त्रिभुज को हम इस तरीका से कह सकते हैं, इसका नाम दे दूं मैं सी, इसका नाम दे दूं मैं डी। क्या नाम दे दूं, सी और डी। इस ट्राइंगल को मैंने अलग निकाल लिया समझाने के लिए। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया सी और ये हो गया डी। यहाँ पे एंगल कितना 90, तो ये कौन हो गई, हाइपोटेन्यूज कर्ण हो गई। ये नाम है बी और ये है ए और ये है ए। क्लियर, समझ में आ गया। ये नाम है बी, ये मैंने कही है ए, ये कोर की लेंथ होगी ए। क्लियर, ये बिंदु डी। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो बी का स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी नाम दूं मैं, यानी एसी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। क्लियर, ये जरा सी बातें मैथ की याद रखनी होगी तुम्हें। फिर उसके बाद ये एसी है। क्लियर, तीनों दोनों साइड रख दी हमने। ये बी स्क्वायर, इसका मान भी ए है और इसका मान भी ए है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू द 2a स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी रट लेना दिमाग में, थोड़ा सा सेव कर लेना। अब उसके बाद जो बात आती है, मैंने बी निकाल ली। अब इस ट्राइंगल में हम बात करें, इस ट्राइंगल के, तो ये जो एंगल होगा इनके बीच में, ये इससे मिलाया मैंने, और उसके बाद मैंने ए से बी को मिलाया। मैंने किसको मिलाया, ए से बी को मिलाया। फिर उसके बाद हम ट्राइंगल जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम, जरा यहाँ समझें। अब हमें क्या निकालनी है, कोर की लेंथ निकालनी है, कोर की लंबाई निकालनी है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 होगा। ये कितना होगा, एंगल 90 होगा। ये जो एंगल होगा कितना होगा स्टूडेंट, 90 होगा। क्लियर, अब जरा समझेंगे, ये जो एंगल होगा इसके द्वारा इन्हें इससे मिलाएं और इससे मिलाएं तो ये एंगल कितना होगा, 90। अब ट्राइंगल किसकी बात करें, अब ट्राइंगल ये नाम क्या दिया था मैंने, सी। अब ट्राइंगल मैंने निकाल लिया, कौन सा हो गया, ए सी बी। कौन हो गया, ए सी बी। ये कौन ट्राइंगल हो गया, ए सी बी। ठीक है, वहां के बाद इसकी जो लेंथ है वो सी कही है हमने, इसकी जो कही है बी कही है, और इसकी जो कही है हमने कितनी कही है, ए। जरा पाइथागोरस प्रमेय को उसमें भी अप्लाई करेंगे, और यहाँ कितना है, 90 एंगल। अब स्टूडेंट इसको भी समझेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कि जो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके हो गए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, तो उसके बाद वैल्यू रखो सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये इसका नाम है ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का जो वैल्यू अभी निकाली थी आपने, वो वैल्यू कितनी आई है, 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर का जो मान है वो पूरा 2a स्क्वायर के बराबर है, ये पीछे ए स्क्वायर। सी हमें निकाली थी अभी, सी कितना निकल के आई थी, 4r स्क्वायर। 4r पे पूरे को स्क्वायर, ये ऐड होने के बाद 3a स्क्वायर, ये 16r स्क्वायर और ये 3a स्क्वायर। मुझे यहाँ ए मालूम हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर कि ए जो होगी वो कितनी होगी, 16/3, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगी 16/3r स्क्वायर। तो ए इक्वल टू द कितनी होगी, 16 का तो उसका रूप निकल जाएगा, इसका निकलेगा तो ये 4√3 अपॉन में पहुंच जाएगी, और आर स्क्वायर का निकल जाएगा, यानी ए जो होगी वो कितनी होगी, 4/√3r। इन स्टूडेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा इसका। हमने जहां निकाल ली कोरों की लंबाई, एक बार ये ट्राइंगल लिया और एक बार ये ट्राइंगल लिया, जरा समझ लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, गोलों का आयतन चाहिए और एक कोष्ठका का भी आयतन चाहिए, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, अब जरा समझेंगे। सबसे पहले एक कोष्ठका के आयतन की बात करें। एक कोष्ठका का, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं जो मैच ना हो जाए उसमें। एक कोष्ठका का आयतन, एकक कोष्ठका का आयतन, एक कोष्ठका का आयतन साइड की क्यू, भुजा की क्यू, यानी कोर की क्यू। कोर कितनी निकल के आई यहाँ, 4r√3 की क्यू। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 बार कराओगे तो 64, √3 की 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे 3√3। आपको नहीं समझ में आता तो अपने फ्रेंड से पूछ लेना, क्योंकि आपने सीख रखी होंगी, आपको क्यू करना आना चाहिए। उसके बाद हमने निकाल लिया यहाँ पर आयतन, किसका आयतन निकाल लिया, एक कोष्ठका का आयतन। अब किसकी आयतन की बात करेंगे, गोलों का आयतन। चूंकि बीसीसी में कितने गोले घेरते हैं, बीसीसी में
क्या गुणों का योगदान होता है? 2 गुणों का योगदान होता है, 2 कणों का योगदान होता है। क्या कणों का योगदान होता है? 2 गुणों का योगदान होता है। तब कुल गोलों का आयतन या गोलों का कुल आयतन, गोलों का कुल आयतन, गोलों का कुल आयतन कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर की क्यू, जहां आर क्या है? त्रिज्या। अब स्टूडेंट वैल्यू रखेंगे इसमें, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो क्या निकल के आएगी, जरा समझे। इस फॉर्मूला में जो मैं वैल्यू में ऊपर रख देता हूं, ये पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट कितनी आ जाएगी? एक कुल गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? 2 × 4/3 पाई आर की क्यूब। फिर उसके बाद ये इसके आयतन कितना निकल के आया? 64/3√3 इंटू आर की क्यूब पाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। आर की क्यूब से आर की क्यूब कट जाएगी, ये क्या बार कट जाएगा? 4 दूनी 8 है, 8 से 8 बार कट जाएगा। और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 भी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ ऊपर पाई बचेगी और √3 मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई इंटू √3 इंटू 100। और यहाँ क्या बचेगा? 8। क्लियर। पाई की वैल्यू रखना आप, √3 का मान 1.732 रखना, पाई का मान 3.14 रखना। इससे आप सॉल्व करना, आपसे सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि मैं करने बैठ गया तो उससे बहुत टाइम लगेगा। फिर आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो लगभग कितनी आएगी? 68%। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें गोलों के द्वारा घेरा गया भाग कितना होता है बीसीसी में, तो आपका जवाब होगा 68%। यदि मैं पूछूं इसमें रिक्त स्थान कितना होता है, तो आप इसे क्या करना? 100 में से क्या कर देना? घटा देना। क्लियर। अब स्टूडेंट हम बातें करते हैं त्रिज्या अनुपात के बारे में। किसके अनुपात के बारे में बात करेंगे? त्रिज्या अनुपात के बारे में। स्टूडेंट किसी आयनिक क्रिस्टल में, ध्यान दें मैंने परिभाषा के बारे में बोल रहा हूँ, किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी धनायन की त्रिज्या व किसी ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है, मैंने क्या कहा? किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या व ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात। यानी त्रिज्या अनुपात हम पूछें तो आप क्या बताओगे कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या यानी आर पॉजिटिव और ऋणायन की त्रिज्या आर नेगेटिव का अनुपात क्या होता है? त्रिज्या अनुपात। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर त्रिज्या अनुपात इन बॉक्स में आपको कुछ संख्या ऐसी नजर आ रही होंगी जो मैंने पहले भी रटाई थी। मैंने आपसे कहा था इन्हें याद रखना, 155, 225, 414, 732, 1000। मैंने ऐसा कुछ संख्या रटवाई थी, याद करवाई थी कि इनका यूज मैं बाद में कराऊंगा। अब इनका यूज समझें। अगर स्टूडेंट त्रिज्या अनुपात इतने से इतने के बीच का है तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी 3 होगी, वो त्रिकोणीय होगी। इसका जो उदाहरण है बोरॉन ऑक्साइड है। क्लियर। यदि इसके बीच की हो 225 यानी 0.25 से बीच की हो तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो आकृति होगी, कैसी होगी? चतुष्फलकी। जैसे एग्जाम्पल में कौन है? जिंक सल्फाइड। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी चतुष्फलकी में एग्जाम्पल बताओ जिंक सल्फाइड। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि NaCl की जो ज्योमेट्री होती है, जो आकृति होती है, वो कैसी होती है, संरचना कैसी होती है? अष्टफलकीय। और उसमें समन्वय संख्या पूछता है कि Na पॉजिटिव की समन्वय संख्या कितनी होती है। ध्यान करके रखना, ये जो विकल्प में बहुत पूछी जाती है कि Na पॉजिटिव की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है। यानी Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव ने कितने ने घेरा हुआ है, तो Na पॉजिटिव के चारों तरफ जो Cl नेगेटिव होते हैं वो कितने होते हैं? 6। ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। इसका जो त्रिज्या अनुपात भी याद रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप ढंग से समझ लेना। इसे विकल्प में भी पूछ सकते हैं, कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये त्रिज्या अनुपात इतने तक हो तो उसकी समन्वय संख्या 8 होगा और क्रिस्टल कैसा हो? घनी होगा, जैसे सीजियम क्लोराइड। इसमें ये खास है, इसलिए आप इन्हें फिर नोट करोगे। स्टूडेंट हम जो कल से पढ़ाएंगे, आज ये पार्ट ये खत्म हो गया, आज ये पार्ट है लास्ट हो गया इसका। अब जो हम पढ़ाएंगे धातु दोष के बारे में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन जो NCERT का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। जो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ वो NCERT का पहला ही चैप्टर में ही है। क्लियर। तो हम कल से सीखेंगे धातु दोष के बारे में।